Hello friends, this is SP. Welcome to Adhigam Manch. We are present here with another new and important session. Friends, इस सेशन में आज जो हम करने वाले हैं बहुत सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि सीटेट 2020 की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, सीडीपी से संबंधित हम जो क्वेश्चंस की एक श्रृंखला कर रहे हैं आज इसमें हम करने वाले हैं यानी कि लर्निंग से संबंधित जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं उनको प्रत्येक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। तो लर्निंग से संबंधित क्वेश्चंस के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज के लिए पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन, बच्चे इफेक्टिवली यानी कि प्रभावित रूप से बच्चे कब सीखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं, इफेक्टिवली कब सीखते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं में बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, या फिर वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, या फिर बच्चे श्यामपट्ट पर अध्यापक द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, या फिर हम बात करें विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। फ्रेंड्स, लर्निंग प्रोसेस या अधिगम प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो बच्चे प्रभावी रूप से तब तक नहीं सीख पाएंगे जब तक उनका एक्टिव एंगेजमेंट नहीं रहेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, क्योंकि बच्चे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में यदि सक्रिय रूप से भाग लेंगे, एक्टिव रहेंगे, तभी बच्चे सीख पाएंगे। यदि ऑप्शन ए, बी और सी की बात करें तो सिर्फ श्यामपट्ट पर जो टीचर लिखते हैं उसकी नकल करने से बच्चे कभी भी नहीं सीख पाएंगे। ये किसी भी टीचर का कंट्रोल्ड बिहेवियर रहेगा, यानी कि नियंत्रण रहेगा बच्चों के ऊपर, तब बच्चे नहीं सीख पाएंगे। या फिर पाठ्य पुस्तक की चीज़ों को सिर्फ रटाया जाएगा या उन्हीं तथ्यों पर उन्हीं स्टेटमेंट्स को याद करा जाएगा तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहता है। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग ऑकर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। जो सार्थक अधिगम है वो घटित होगा, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया या प्रोसेस नहीं है। कंठस्थीकरण एवं स्मरण के द्वारा, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास के द्वारा, निर्देशन एवं संचालन के द्वारा, या फिर अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आप भी थोड़ा गौर फरमाइए, कुल मिला के थोड़ा ध्यान लगाइए कि निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है। आपकी समझ, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है लर्निंग से संबंधित, तो आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है, यानी कि मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, या फिर एक्सप्लोरेशन एंड इंस्ट्रक्शन। यदि डी ऑप्शन की बात करें, बच्चे एक्सप्लोर करेंगे और इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा बच्चों को, यानी कि इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो बच्चे सीख पाएंगे, बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। लेकिन जो की प्रोसेस है वो पूछा गया है कि कौन सा एक नहीं है। ठीक है, तो डी हो गया, इसलिए ये ऑप्शन नहीं रहेगा। इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, यदि बच्चों को इंस्ट्रक्शन यानी मार्गदर्शन दिया जाए, दिशा निर्देश दिए जाएँ तो लर्निंग प्रोसेस उनका चलेगा। सी भी हट जाता है। रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, बच्चे यदि रिपीट करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे तब भी सीखेंगे। तो अब हम बात करें यहाँ पे, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। ऑप्शन ए कहता है मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, यदि सिर्फ बच्चों को याद करने के लिए कह दिया जाए और उसका प्रत्यय स्मरण यानी कि पुनरावृत्ति करने के लिए कह दिया जाए, तो ये जो लर्निंग प्रोसेस का एक की यानी कि मुख्य रूप से प्रक्रिया नहीं रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग इज, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार या रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है, यानी कि अधिगम लर्निंग क्या है। यदि हम बात करें संरचनावादी दृष्टिकोण की, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, एक निष्क्रिय एवं व्यक्ति प्रक्रिया है। लर्निंग की बात करें, सीखने की बात करें, जो कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है, तो वो निष्क्रिय कैसे हो सकता है, इसलिए बी ऑप्शन हट जाएगा। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, सिर्फ जानकारी का अर्जन नहीं होता, ज्ञान का अर्जन लर्निंग होता है, इसलिए सी ऑप्शन भी हट जाएगा। यदि डी की बात करें, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही होती है कि अनुभव के साथ जो
किसी बच्चे का व्यवहार है उसमें परिवर्तन होता है, वह प्रक्रिया लर्निंग है। लेकिन यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ए ऑप्शन कहता है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चे जब तक एक्टिव नहीं रहेंगे तब तक वो सीखेंगे नहीं, और समाज में नहीं जाएंगे तब तक वो सीखेंगे नहीं। लर्निंग के लिए सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। बच्चे समाज में सीखेंगे। समाज में जाने के बाद चाहे भाषा की बात करें, भाषा लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। यदि हम संवेग की बात करें, संवेगात्मक डेवलपमेंट होगा। यदि हम समाज में जाने के बाद बच्चे में सामाजिक विकास होगा। कुल मिला के सारे जो डेवलपमेंट हैं बच्चे में तभी होंगे। ठीक, तो व्यवहार में परिवर्तन तो समाज में जाने के बाद ही होगा। यदि हम जानवरों की बात करें, पशु पक्षियों की बात करें, उनकी कोई सोसाइटी नहीं होती, उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता, इसलिए उनका डेवलपमेंट इस तरीके से नहीं होता। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए होता है। ठीक है, इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बच्चे और उनके जो अधिगम है, बच्चों की लर्निंग है, उसके संबंध में क्या एक सही है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा निर्धारित होती है, यानी कि हेरिडिटी डिपेंडेंट होती है, या फिर बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित व सीमित करते हैं। बच्चों की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत हद तक उसे प्रभावित करती है, या फिर बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। तो फ्रेंड्स, यानी कि बच्चों के लर्निंग और बच्चों के बीच जो संबंध की यदि हम बात करें तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ऑप्शन ए कहता है सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से खुद प्रेरित होते हैं, यानी कि उनकी एक नेचुरल, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, तथा प्रत्येक बच्चा सीखने में क्या होता है, सक्षम होता है। सिर्फ उसे थोड़े से गाइडेंस, मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बाकी सब हट जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। कोई एक टीचर है अपनी कक्षा में, यानी कि वो कोलैबोरेटिंग लर्निंग कराने की कोशिश कर रहा है, सहयोगात्मक उसका बिहेवियर है, तो इस तरह का वो प्रयोग करते समय शिक्षक की क्या भूमिका रहेगी। एक मूकदर्शक होना तथा बच्चे को करना चाहते हैं उन्हें करने देना, यानी सिर्फ टीचर एक मूक दर्शक बना रहे और बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने दें, या फिर कक्षा को छोड़ देना, या टीचर कक्षा को छोड़ दे, बच्चे खुद से कार्य कर लेंगे। सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, या फिर उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार बच्चे हैं। सिर्फ एक समूह, यानी कि कई समूह बनाए हुए हैं क्लास के, तो सिर्फ एक समूह की निगरानी करना, ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। इसलिए ए, बी और डी ऑप्शन हट जाते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सहयोगात्मक होना, यदि टीचर चाहता है, यानी कि सहयोगात्मक पद्धति अपना रहा है बच्चों के लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, बच्चों के अधिगम को बढ़ाने के लिए, तो उसे सहयोगात्मक रहना पड़ेगा। उसका जो व्यवहार है वो सहयोगात्मक रहेगा, तथा प्रत्येक समूह, यानी कि 1, 2, 3, यदि 3 समूह बनाए हुए हैं तो प्रत्येक समूह के साथ वो कोऑपरेट करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। अधिगम और लर्निंग के बीच क्या संबंध है। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भाई। विकास और अधिगम संबंधित हैं एक दूसरे से। डेवलपमेंट एंड एजुकेशन का सीधा सीधा संबंध है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। ऐसा कैसे हो जाएगा कि बच्चे का विकास तो हो नहीं रहा लेकिन लर्निंग हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। स्टेज बाय स्टेज या एज बाय स्टेज जिस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट चलेगा, यानी कि जैसे मैच्योरिटी आएगी इसी तरह से उसकी लर्निंग घटित होती है। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, बिल्कुल भी नहीं भाई। विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड एंड इंटर इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित एंड अंतर निर्भर होते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि विकास अधिगम को प्रभावित करता है एंड अधिगम विकास को प्रभावित करता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। बच्चों में अधिगम के सुधार हेतु कौन कौन सी चीज़ सबसे उपयोगी है, कौन कौन सी नहीं, मतलब चारों में से कौन सी एक चीज़ ज़्यादा
अधिक उपयुक्त होगी। यदि हम लर्निंग में सुधार चाहते हैं तो नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, या फिर शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, या फिर कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, या फिर शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फ्रेंड्स, जब भी लर्निंग की बात आए यानी कि शिक्षा की बात आए तो शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों के वास्तविक जो जीवन है, वास्तविक घटनाओं पर आधारित इस तरह की पद्धति अपनाए, या वास्तविक जीवन से संबंधित उसका पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए, और एक दूसरे से बच्चों के साथ डिस्कशन हो कि उनके रियल लाइफ में वो क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, किस तरह का उनके सामाजिक, ठीक है, आर्थिक स्थिति है, इस तरह से उन्हें बताना चाहिए। ठीक, तो अधिगम में सुधार का सबसे उचित उपयुक्त एग्जाम्पल ये रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह मदद करता है? यदि हम अधिगम वातावरण की बात करें तो उसमें डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ठीक, जैसा कि आप स्कूल में जाते हैं, छोटे बच्चे, आप भी गए होंगे, उसके बाद आप डिसिप्लिन में रहने के लिए आपको कहा जाता है कि पहले क्लास में जाने के बाद यानी कि प्रेयर होगी, वंदना होगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी, लाइन में चलना है, यूनिफॉर्म में आना है, ठीक है, सब टीचर्स की रेस्पेक्ट करनी है, प्रणाम करना है, नमस्ते, गुड मॉर्निंग आदि सभी करना है। ठीक है, अपने पीयर्स के साथ सहयोगात्मक भावना के साथ रहना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो इस तरह से यानी कि डिसिप्लिन में रहना अधिगम में किस तरह से भूमिका निभाएगा? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, या फिर बच्चों को उनके पाठ रटाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यानी कि पाठ रटाने में डिसिप्लिन का कोई रोल नहीं रहेगा, या फिर शिक्षक को निर्देश देने के लिए भी नहीं, और चुप्पी साधे के लिए नहीं। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनको चुप कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए जो डिसिप्लिन है उसका इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। कुल मिला के चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम ए कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव, यानी कि संरचनावादी, फिर से वही बात आ गई, रचनावादी या संरचनावादी दृष्टिकोण में यदि हम बात करें सिद्धांतों के अनुसार, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? लर्निंग से संबंधित कौन सी एक बात सही रहेगी? अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत होता है, अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, या फिर अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फ्रेंड्स, जब भी बात आए किसी भी क्वेश्चन में लर्निंग से संबंधित, या फिर हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी में यानी कि कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट संरचनावाद की बात आए, संरचनावादी दृष्टिकोण की बात आए, ठीक है, तो वहाँ पे बच्चों के लिए जो इसका सिद्धांत है, बच्चों का एक्टिव इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है, यानी कि सक्रिय भागीदारी। किसी भी क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बना सकते हैं कि जो संरचनावादी दृष्टिकोण है बच्चों से संबंधित, विकास से संबंधित या फिर लर्निंग से संबंधित, बच्चों की सक्रिय भागीदारी पर वो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है कि जब तक बच्चे सक्रिय रूप से इंगेज नहीं रहेंगे, उनकी सक्रिय भागीदारी नहीं रहेगी, प्रत्येक गतिविधि में वो भाग नहीं लेंगे, तब तक वो नहीं सीख पाएंगे और उनका जो डेवलपमेंट है नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक, इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड देने का जो प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? यदि हम सिर्फ बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदार करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं कि बच्चे प्रत्येक गतिविधि में भाग लें, ठीक है, इसके लिए हम लगातार मतलब कॉन्टिन्यूसली पुरस्कार और दंड देते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पुरस्कार देते हैं, हर बात पे पुरस्कार बच्चों को यदि हम देने लगें, डांटने और फटकारने लगें
कि आपको क्लास में हो रही गतिविधि एक्टिविटी में शामिल होना है। इसके लिए यदि आप अच्छा करोगे तो पुरस्कार मिलेगा, ठीक है, हर बार कंटिन्यूसली लगातार। यदि नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो इस तरह से क्या प्रभाव पड़ता है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, बच्चों की जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है वो कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा कम होती है, यानी कि बाह्य और यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा दोनों कम होती है। या फिर यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी कि इससे बच्चे निपुण होते हैं यदि उनको बार बार पुरस्कार दिया जाए या दंडित किया जाए। या फिर ऑप्शन नंबर डी, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि एवं जिज्ञासा कम होती है। फ्रेंड्स, यदि बच्चों को हर बात पे दंडित किया जाए, हर बात पे उन्हें पुरस्कार का लालच दिया जाए, तो इस तरह से उनके जो लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, उसमें जो यानी उनकी स्वाभाविक जो अभिरुचि है, उनका जो नेचुरल इंटरेस्ट है और उनके जो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, वो कम होती है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों को बात पर प्राइज़ नहीं देना चाहिए, उन्हें दंडित नहीं करना चाहिए, उनकी जो सक्रिय एंगेजमेंट है उस पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। और एक्चुअल में उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, कौन से पाठ्य वस्तु में है या किस विषय में है या किस एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करने के इच्छुक हैं, इस बात पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन, सीखना संबंध हो सकता है, सीखने का संबंध निम्नलिखित में से किससे हो सकता है, यानी कि वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। शिक्षक जो टीचर है उसका इतना दायित्व है कि वो वास्तविक जीवन से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करे बच्चों के लिए और जो उनकी प्रक्रिया है उसको सुगम बनाए, या फिर कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें। कक्षा में जो TLM होते हैं, ठीक है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, या फिर शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, या फिर कक्षा में अधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाएं की जाएं, यानी कि कराई जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सीखने का जो संबंध है सीधा सीधा ए ऑप्शन से होता है, यानी कि वास्तविक दुनिया के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए कक्षा में बच्चों के साथ, और विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें, इसलिए उनको कोऑपरेटिव लर्निंग करानी चाहिए। बच्चे एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर चुके हैं, एक दूसरे के साथ सोशल इंटरेक्शन कर सकें, ठीक है, किसी भी गतिविधि के थ्रू, तभी बच्चे सीखेंगे। और टीचर का सिर्फ इतना दायित्व है कि उस प्रोसेस को वो सिर्फ सुगम बनाए, बच्चे बाकी सब कुछ खुद से कर लेंगे। तो सीखने का संबंध सीधा सीधा ऑप्शन ए से रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, 11 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 12वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज ए फीचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जो अधिगम की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, लर्निंग का प्रोसेस है, ठीक है, तो उसके लिए लर्निंग के प्रोसेस यानी कि सीखने की प्रक्रिया की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी एक नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछी गई है, ठीक, कौन सी एक प्रक्रिया नहीं है। जिस क्वेश्चन में नहीं पूछी जाए उस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, क्योंकि यदि नहीं छूट जाती है तो क्वेश्चन का पूरा का पूरा आंसर चेंज हो जाता है। तो सीखने की प्रक्रिया की विशेषता निम्नलिखित में से नहीं है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सिर्फ जो शिक्षण संस्थान है जहां पर शिक्षा प्रदान की जाती है, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटी हो गई, सिर्फ वही स्थान है जहां पर बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी है, यानी कि गोल ओरिएंटेड है लर्निंग, या फिर अनलर्निंग भी सीखने की प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, सीखने का जो प्रोसेस है या सीखने की प्रक्रिया है या प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, उसकी एक करेक्टरिस्टिक नहीं है, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र ऐसे स्थान है जहाँ पर लर्निंग होती है, जहाँ पर सिखाया जा सकता। कतई भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले की यदि हम बात करें तो बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, बगीचे में बैठ कर पढ़ते थे, कहीं भी बैठ कर पढ़ लें, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लर्निंग का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, कोई डिग्री, ठीक है, या डिप्लोमा नहीं है। लर्निंग का मतलब होता है प्रत्येक चीज़ को सीखना, कुछ भी, कुल मिला के व्यवहार में परिवर्तन ही लर्निंग है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक विशेषता ये नहीं है कि सिर्फ बच्चा स्कूल में जाकर ही सीखेगा, किसी शैक्षणिक संस्थान में ही जाकर सीखेगा, नहीं, बच्चे को कहीं भी सिखा सकते हैं, बच्चा कहीं भी किसी से भी सीख सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 से करने से पहले हमारे इस सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, यदि इन क्वेश्चन से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, या आपके फ्रेंड सर्कल में सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को सब शेयर करें, क्योंकि उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकें, क्योंकि ऐसा करने से उनको भी हेल्प मिलेगी और आपका कुछ नहीं जाने वाला। फ्रेंड्स, ज़रूर से ज़रूर हमारे इस सेशन को उनके साथ शेयर करें। इसके साथ 13th क्वेश्चन यानी कि 13वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए फीचर ऑफ लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन से लर्निंग से संबंधित एक फीचर नहीं है, यानी कि अधिगम की विशेषता नहीं है। ठीक, आई थिंक हाँ ऐसा ही क्वेश्चन है ऊपर जैसा, लेकिन अधिगम की कौन सी एक विशेषता नहीं है, सीखने के लक्षणों में से निम्नलिखित में से नहीं है। तो दोबारा इसी तरह का एक और क्वेश्चन आ गया जिसमें नहीं आया है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, यानी कि अनलर्निंग भी एक सीखने का हिस्सा है, या फिर सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, या फिर सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग की विशेषता आखिर हैं कौन कौन सी। तो फ्रेंड्स, बी की बात करें, ये भी लर्निंग की विशेषता है, ये भी अधिगम की विशेषता है, यानी कि अनलर्निंग। इसे बिल्कुल याद कर लें, अनअधिगम। ठीक है, भी एक लर्निंग है, इससे भी बच्चा सीखता है। सीखने की प्रक्रिया व्यवहार में मध्यस्थता करती है, बिल्कुल करेक्ट। सीखना कुछ यानी कि अनुभवों का परिणाम स्वरूप होता है। बी सी डी ये सीखने की तीनों विशेषता हो गई। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि सीखने का लक्षण नहीं है, कौन सा एक लक्षण नहीं है। तो फ्रेंड्स, ए रहेगा ऑप्शन, यानी कि व्यवहार का अध्ययन सीखने की एक विशेषता नहीं है, क्योंकि व्यवहार का अध्ययन तो अपने आप में एक विषय हो जाता है, एक सब्जेक्ट हो जाता है। कौन सा एक सब्जेक्ट फ्रेंड्स, जिसे हम पढ़ रहे हैं, यानी कि मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को आज हम व्यवहार का अध्ययन ही तो पढ़ते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर, ये साइंस ऑफ बिहेवियर। इसलिए यहाँ पे जो डेफिनेशन है, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। ठीक है, तो ये तो स्टडी ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि तो मनोविज्ञान एक सब्जेक्ट हो गया, उसकी एक डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ पे कुल मिलाकर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट चलते हैं 14वां क्वेश्चन। विद्यार्थी को पहले सीख चुके हैं, विद्यार्थी जो पहले सीख चुके हैं, ठीक है, उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स पहले से जिस भी चैप्टर को सीख चुके हैं, या जो भी चीज़ वो पहले सीख चुके हैं, उसकी पुनरावृत्ति एवं प्रत्यास्मरण से करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी मदद होती है, यानी कि स्टूडेंट्स की मदद होती है। क्यों? ठीक है, उनकी मदद क्यों होती है ऐसा करने से? यदि उनकी पुनरावृत्ति कराई जाए, उनके द्वारा जो पहले सीखा गया चैप्टर है उसका रिकॉल कराया जाए, पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। यानी इस तरह कराएंगे तो जो पाठ हैं पूर्व में निर्धारित जो पढ़ लिए गए हैं वो प्रभावी रहेंगे। या फिर यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ावा देता है, जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। या फिर यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए सुविधाजनक शुरुआत है, या फिर नई जानकारी को